41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। झुंझुनू में गणेश चतुर्थी की धूम, मिट्टी की प्रतिमाएं बनी आकर्षण का केंद्र। राजसमंद कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। रामदेवरा में शुरू हुआ बाबा रामदेव जी का 641वां भादवा मेला, पहुंचे लाखों श्रद्धालु। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। झुंझुनू जिले में इस बार गणेश चतुर्थी पर्व 27 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश मंदिरों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर पूजा अर्चना होगी। शहर में गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बगड़ रोड स्थित एक नोहरे में असम से आए कारीगर प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस बार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाएं पूरी तरह मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाई जा रही हैं। इससे विसर्जन के समय जल प्रदूषण नहीं होगा। कारीगर श्री दलीप मालाकार ने बताया कि 1 फीट से लेकर 10 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं, जिनकी कीमत 350 रुपये से 10,000 रुपये तक है। अब की बार नुकसानदायक रंगों की बजाय प्रतिमाओं को प्राकृतिक रंगों से सजाया जा रहा है। तो श्रृंगार की सामान जो है कलकत्ता से लेके आता हूँ और जैसे निर्माण करते हैं मिट्टियों से, चिकनी मिट्टी, सोनासर की मिट्टी से हम लोग यहाँ प्रतिमा गठन करते हैं, तो इसमें खूब फिनिशिंग होता है। कैसे तैयार किया जाता है? क्या क्या इस मिट्टी, सिर्फ अकेली मिट्टी से ही बनाते हैं आप? जैसे पहले चावल का घास आता है पुराली, और पुराली से ढांचा बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी लगा के उसको अंतिम रूप दिया जाता है। नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भेड़ और टांकला गांव के निचले इलाकों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर खींवसर विधायक श्री रेवतराम डांगा और पटवारी श्री हरेंद्र मौके पर पहुंचे। श्री डांगा ने खुद ट्रैक्टर चलाकर निचले इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार 7 घंटे की बारिश के बाद भेड़ से टांकला जाने वाली मुख्य सड़क पर खेतों का पानी भर गया, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और कई वाहन फंस गए। कई घरों में भी पानी घुसने से हालात और बिगड़ गए, लेकिन आखिरकार प्रशासन की तत्परता से आमजन को राहत मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से चल रहे टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कारुंडा गांव में अनोखी तंबाकू निषेध रैली निकाली गई। यह रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारुंडा से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व सहायक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र पाटीदार ने किया। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक उत्साह से शामिल हुए। विद्यार्थियों ने गाँव की गलियों में नारे लगाकर ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभाव बताए। खास पहल यह रही कि विद्यार्थियों ने चाय की थड़ियों, दुकानों और चौपालों पर बैठे धूम्रपान व गुटखा खाने वालों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानपूर्वक नशा छोड़ने की अपील की। इस प्रयास से ग्रामीण भावुक हुए और विद्यार्थियों की सराहना की। विद्यालय परिवार ने कहा कि यह पहल विद्यालय को तंबाकू मुक्त विद्यालय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें निर्देश मिले हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और रैली निकाल करके ग्रामीणों को जागरूकता फैलाई जाए। उसके लिए बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीका नारों के द्वारा जागरूक करने का प्रयास किया गया और जहाँ पर भी थड़ी पर जहाँ पर भी तंबाकू खाते हुए या सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए मिल रहे हैं, उनको ये फूल भेंट करके उनसे आग्रह किया गया कि ये तंबाकू कॉजेज फॉर कैंसर, मौत का कारण है। उस मौत के कारण को आप गले लगा रहे हो, इसके बजाय आप खूब खाइए, खूब सारी चीज़ें खाने पीने के लिए। नशा मुक्ति केंद्र के लिए हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन दूर नहीं है जिस दिन हम पूरा नशा मुक्त राजस्थान होगा। हुडला गांव में विधायक श्री राजेंद्र मीणा और पंच पटेलों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक श्री मीणा ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हुडला कमालपुर गांव में 5 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण होगा। इससे आसपास के ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह अस्पताल सभी सुविधाओं से युक्त होगा और करीब 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
विधायक ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हुडला गांव का विकास मनोहरपुर की तर्ज पर किया जाएगा और ग्रामीणों द्वारा दिए गए मांग पत्रों को भी पूरा करने का प्रयास होगा। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए। विभागवार निस्तारण समय की तुलना कर काम में तेजी लाई जाए। लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर समय पर हल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों में भी देरी बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी स्कूलों में युवा क्लब बनाकर गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही किसान रजिस्ट्री शिविरों को समय पर पूरा करने और किसी भी किसान को वंचित न रखने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन और विकसित राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी ने प्रतापनगर क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। विधायक श्री जोशी ने प्रतापनगर अंबेडकर पार्क के आसपास फुटपाथ और इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लंबे समय से सड़क टूटी होने और इंटरलॉकिंग न होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसी मांग को देखते हुए नगर निगम की सौजन्य से अब यह कार्य शुरू किया गया है। विधायक श्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचे और कुशल व सुरक्षित राजस्थान की परिकल्पना साकार हो। नगर क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। नगर का राजकीय उपजिला चिकित्सालय अब अस्थायी रूप से सीकरी रोड स्थित पटेल हॉस्पिटल भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। 25 अगस्त से यहां सभी चिकित्सकीय सेवाएं आमजन को मिल रही हैं। यह कदम पुराने अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति और नए भवन के निर्माण कार्य को देखते हुए उठाया गया है। पुराने भवन को तोड़कर अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि आगामी कुछ महीनों में नया अस्पताल भवन मरीजों की सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था अस्थायी है। जैसे ही नया भवन तैयार होगा, चिकित्सालय वहीं स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने नगरवासियों से धैर्य और सहयोग की अपील की। राजकीय उपजिला अस्पताल नगर के नवीन भवन निर्माण के कारण अभी जो अस्थायी रूप से जो अपने जिला अस्पताल को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सीकरी रोड स्थित रेलवे फाटक के पास स्थित पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया है। मेरी आमजन से ये अपील है कि सभी लोग अब अपनी चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए पटेल हॉस्पिटल में पधारें। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले बाबा रामदेव जी का 641वां भादवा मेला विधिवत रूप से शुरू हुआ। इस मौके पर जैसलमेर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक शिवहरे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दूज दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचे। प्रशासन ने भक्तों को सुगमता से दर्शन कराने के लिए विशेष प्रबंध किए। पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने खुद कतार में खड़े श्रद्धालुओं से बातचीत की और समस्याएं जानी। बाबा रामदेव जी का भादवा मेला, जिसका आज विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है, आप देख रहे हैं जिस तरह से हर साल की भांति इस बार श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह, और उसी उत्साह के साथ श्रद्धालु आज जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मंदिर और पंचायत ने मिलकर के व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है। हर यात्री को 2-2.5 घंटे के अंदर दर्शन हो रहे हैं। 6 लाइनें एक साथ चल रही है। बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। आगे बाबा की इच्छा है, जिस तरह से श्रद्धालु जो मन्नतें मांग के यहाँ आते हैं, बाबा से प्रार्थना करता हूँ उनकी मन्नतें पूरी हो। यही आशा के साथ एक बार पुनः आप सभी को जय बाबेरी। धन्यवाद। देखिए, आज काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने समाधि में दर्शन किए, हम सब ने दर्शन किए और मैंने यही प्रार्थना की है कि जिला, राज्य और देश प्रगति करे और यहाँ सुख, समृद्धि, शांति रहे। क्या सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्या प्रबंध है? 50 से 70 लाख श्रद्धालु यहाँ हैं। देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। उचित मात्रा में जाब्ता लगाया गया है। इस बार पिछली बार से 50 कैमरा ज़्यादा लगा के पूरा कंट्रोल रूम CCTV का स्थापित किया है, जिससे कि पुलिस हर चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए है। इसके अलावा तालाब जो है तो वहाँ पे SDRF की टीम डिप्लॉयड है। चोरी और इस तरह की घटनाएं नहीं हो तो सादे कपड़ों में हमारी टीम डिप्लॉयड है। तो पुलिस की जो व्यवस्था है वो माकूल की गई है। देश और प्रदेशवासी को क्या संदेश देंगे आज के दिन?
मैं सबके लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना करता हूँ और सबसे ये आग्रह करूँगा जो भी यहाँ श्रद्धालु जन आ रहे हैं कि वो ट्रैफिक नियमों का और बाकी नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारा जो ये समाधि का ये जो मेला जो चल रहा है ये एक्सीडेंट फ्री और शांति से हो सके। आज का ये जो है अभी मेले का शुभारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित है। वो जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ बाबा से कामना कर रहे हैं, मैं यही विश करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। मेले में सारी व्यवस्था है, जैसे कि अभी एसपी साहब ने ब्रीफ कर दिया है, सारी चाक चौबंद व्यवस्था है। हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, मेला मजिस्ट्रेट जो है उनका भी कंट्रोल रूम जो है 24/7 चल रहा है। आज अगर देख रहे हैं तो बाबे के बीच के दिन बहुत ही भारी संख्या में जो भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। करौली जिले में हो रही भारी बारिश का असर बयाना क्षेत्र में साफ दिखा। पांचना बांध से छोड़ा गया पानी गंभीर नदी के जरिए बयाना पहुंचा, जिससे नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। पानी कलसाड़ा, समोगर और सिंगाड़ा पुल को पार कर गया। शाम होते होते बड़ी संख्या में लोग इस नज़ारे को देखने पुलों पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने गंभीर नदी किनारे के इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से नदी का बहाव पार न करने और पशुओं को पानी के पास न ले जाने की अपील की। डॉक्टर बनावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सभी को सावधान रहना है, सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। और मैंने प्रशासन में सभी जिला लेवल के अधिकारियों से और उपखंड अधिकारियों से बात कर ली है। सभी पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हम सब मिलकर यही कोशिश करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी हानि ना हो, न पशु हानि हो न जनहानि हो। लेकिन इस सब के लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं सभी युवा साथियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि स्टंट के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। और सभी माता पिताओं से, सभी अभिभावकों से भी ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि अपने बच्चों को जो पानी आ रहा है उससे दूर रखें, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो। प्रशासन अलर्ट मोड पे है और हम सब के लिए है, हम सब की सुरक्षा के लिए है। और साथ ही दोनों ही उपखंडों में, बयाना और रूपबास, 2 कंट्रोल रूम इस बाढ़ से निपटने के लिए बना दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही है। साथ ही SDRF की 2 टीमें हमारे इस क्षेत्र में दोनों उपखंडों पर तैयार हैं। गाँववासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ सुबह जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कि पानी का बहाव बहुत तेज है और बंदबरेठा के गेट खोलने की संभावना है और पांचना डैम का पानी भी यहाँ पहुँचने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी गाँववासी बहाव क्षेत्र में ना जाए और अगर किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। जिनके घरों के आसपास पानी भर गया है या फिर जिनके घर बहाव क्षेत्र में है वो सहायता के लिए हमें अवगत करा सकते हैं। किसी प्रकार की जनहानि ना हो, दुर्घटना ना हो, इसका आप सभी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में साइबर क्राइम से बचाव को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदर सिटी, श्रीनगर और पिसांगन पुलिस थाना क्षेत्रों में स्कूलों के छात्रों व स्थानीय लोगों को साइबर अपराध से बचाव की अहम जानकारियां दी गईं। पिसांगन थानाधिकारी श्री प्रहलाद सहाय ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत बिना समय गंवाए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई जानी चाहिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देश पर सज्जनगढ़ ब्लॉक के विद्यालयों की भौतिक स्थिति का तकनीकी निरीक्षण किया गया। लगातार हो रही भारी बारिश से कई सरकारी स्कूल भवन जर्जर हालात में पहुंच गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। 23 अगस्त 2025 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिले आदेश के बाद विभिन्न विभागों के 12 तकनीकी अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जर्जर भवनों को तुरंत चिन्हित कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि समय रहते मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कठौती के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर जायल विधायक एवं महिला व बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार समेत कई जनप्रतिनिधि और भामाशाह मौजूद रहे। प्रधानाचार्य श्री भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि यह भवन भामाशाहों के सहयोग से 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा बिश्नोईयान में 25 से 27 अगस्त तक 69वीं जिला स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। यह प्रतियोगिता लूणी, धवा और केरू ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में सरकारी व निजी विद्यालयों की कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विद्यालय परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विद्यालय स्टाफ प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। माजरी धाम में आयोजित संत समागम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। समागम की शुरुआत यज्ञ, हवन और पूजन के साथ हुई, जिसमें क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए आहुति दी गई। गौर ऋषि संत प्रकाश दास महाराज ने अपने आध्यात्मिक भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। धाम के महंत सुमित गिरी महाराज ने बताया कि समागम में देसी घी के लड्डू का भोग अर्पित किया गया और कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव रहे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम से कदम मिलाकर चलना होगा से की और कहा कि मन की साधना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। लाभार्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से उन्हें प्रति सदस्य निःशुल्क गेहूं और अन्य खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे उनके जीवन यापन में काफ़ी सहूलियत मिल रही है। वेर विधानसभा क्षेत्र के कई लाभार्थियों ने कहा कि पहले रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन योजना से अब परिवारों को राहत मिली है। सभी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को अनाज की व्यवस्था की है, जो पूर्णतः निःशुल्क है और बहुत अच्छा अनाज आता है, जिससे गरीब जरूरतमंद लोगों को मदद मिलती है। अलवर शहर में एक बार फिर रक्षाबंधन ऐतिहासिक अंदाज में मनाया गया। सोमवार को एक रिजॉर्ट में हुए भव्य आयोजन में 1100 महिलाओं ने प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा को राखी बांधकर अपना भाई बनाया। इस विशेष आयोजन की कमान स्थानीय निवासी अंजू और मधु आर्य ने संभाली। उनके आह्वान पर सैकड़ों महिलाएं एकजुट होकर इस भाईचारे की मिसाल का हिस्सा बनी। भावुक अंदाज में मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा, आप सब ने मुझे अपना भाई बनाया है। यह धागा सिर्फ राखी नहीं बल्कि मेरा संकल्प है। जब भी आपको अपने भाई की जरूरत होगी मैं हमेशा तैयार मिलूंगा। महिलाओं ने राखी बांधते हुए मंत्री की लंबी उम्र और प्रदेश की उन्नति की कामना की। यह आयोजन केवल एक पर्व का जश्न नहीं रहा, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और भाईचारे की डोर को मजबूत करने का प्रतीक बन गया। विधायक संजय शर्मा जी मंत्री जी है इस समय वन विभाग में, और इनके रक्षा सूत्र के लिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। अलवर में पूरा अलवर में पूरे महिला मोर्चा इकट्ठी हो गई, पूरी महिलाएं इकट्ठी, बहुत जश्न के साथ भाई साहब पूरा कार्यक्रम में सारी महिलाएं संजय भाई साहब को आशीर्वाद दे रही है, बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही है। आज हमारे यशस्वी विधायक हैं और हमारे राज्य के मंत्री हैं, उन्होंने अलवर शहर में एक राखी का प्रोग्राम रखा है, जिसमें सभी मंडलों से, पूरे शहर से महिलाएं आई हैं स्वेच्छा से, और आप देख ही रहे हैं कि भाई साहब को राखी बांधने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, बहुत भाई साहब के लिए प्रेम और विश्वास दिखाई देता है, जो एक बहन का अपने भाई के प्रति है। क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 9वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आइकॉन 2025 का समापन लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने की नई सोच के साथ हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 550 से अधिक चिकित्सकों ने अपने शोध, अनुभव और नई तकनीकें साझा की। इसमें मोटापा, डायबिटीज, बीपी और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में कोटा मेडिकल कॉलेज समेत देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। चिकित्सकों का कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि भारत में डायबिटीज नियंत्रण की नई गाइडलाइन बने और उसका लाभ गांव ढाणी तक पहुंचे।
सम्मेलन का मुख्य संदेश रहा कि लाइफस्टाइल में सुधार और नई तकनीक का उपयोग करके ही हम डायबिटीज, बीपी और हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देशन में प्रदेश भर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर जिले में भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं। उदयपुर शहर विधायक श्री ताराचंद जैन ने बताया कि शहर में पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक श्री जैन ने कहा कि आयड़ नदी को वेनिस की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही शहर में सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को आवागमन में आसानी हो सके। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा द्वारा उदयपुर शहर में पर्यटकों की दृष्टि को लेकर कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे साथ उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जी जैन हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उदयपुर में इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हो रहे हैं। ऐसा है कि नई सरकार को बने 1.5 साल लगभग हुआ है, पौने 2 साल। इसके अंदर आप देखते होंगे कि उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी पहली आवश्यकता एलिवेटेड रोड थी, क्योंकि आबादी शहर की जो थी 50,000 40,000 से लेकर आज 6 लाख तक पहुंच गई। जिस दिन शहर के अंदर अगर परीक्षा हुए बाहर की त्योहार हुए तो शहर भर में इधर से उधर जाना मुश्किल है। जैसा कि 15 अगस्त के दिन शहर में 10 कदम भी चलना मुश्किल था। इसकी आवश्यकता को देखते हुए एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव गुलाब जी ने पिछले कई वर्षों से वो प्रयासरत थे। अब उन कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा कि वो नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने से ये काम चालू कर रहा है और आगामी 1.5 साल के अंदर जनवरी 27 के अंदर ये एलिवेटेड रोड कंप्लीट होकर ठेठ रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक ये चालू हो जाएगा। उससे पहले अपने पारस चौराया बन रहा है, दुर्गा नरसिंह चौराया ठीक हो गया है, फतेहपुरा चौराया ठीक हो गया है, 3 चौराहे फिर अभी लाइन में लग गए हैं। ठोकर चौराया रेलवे स्टेशन के वहाँ वाला वो भी विस्तारित इसी डिजाइन की इसी तर्ज पर दुर्गा नरसिंह जैसे ही बनेंगे। उसके आगे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जहाँ सुबहपुरा जाते हैं वो भी चौराहा इतना ही बढ़ेगा। आगे जेडिस अशोका ग्रीन के पास ठेठ अपने नाम भूल गया मैं, सुबहपुरा के वहां से चालू होकर ये ठेठ आर के सर्कल को क्या नाम, सांवरिया गार्डन तक ये 80 फीट बैगनिया पुल, इससे शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा। आगामी समय के अंदर हम कई ऐसे जैसा कि ट्राइडेंट का रोड 15 सितंबर के दिन चालू करेंगे। इस फतेह सागर के ऊपर आप अब देखते होंगे सीजन के अंदर इतना पर्यटक रहता है कि पैर देने की जगह नहीं मिलती है। जैसा फतेह सागर है वैसा ही उसी तर्ज के ऊपर आगामी 15 सितंबर को उसका विस्तार से उद्घाटन करेंगे। रोड उस दिन से चालू हो जाएगा और वो ठेठ दूध तले आ जाएगा। पर्यटक को कहीं पर भी उदयपुर शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि वो रोड अपने गोकुंदा वाले रोड से मिल जाएगा, कविता के वहाँ सीसारमा से मिल जाएगा, जाडोल से मिल जाएगा, कोई रोड पीछे सलूमर से मिल जाएगा, बांसवाड़ा से मिल जाएगा। मतलब पर्यटक को शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा उसके आगे 50 वर्ष के कब्जे थे समोर बाग के वहाँ, पैर देना दूसरा 50 साल के कब्जे को 15 घंटे में मैंने हटवा दी, पूरे सब शिफ्ट हो गए वहाँ। एक भी आप कहीं पर भी एक थैला खड़ा नहीं हो सकता है। उसी तरह पे 60-60 साल 50-50 साल से आप उस नदी के अंदर नदी के अंदर बहाव के अंदर लगे हुए थे। कलेक्टर को कहा 15 मार्च 4 बजे का टाइम है, 5 बजे आचार संहिता लगी थी और आपने देखा होगा कि 4 बजे ठीक सब करते कब्जे मुक्त हो गए। 4:30 बजे मुझे फोन किया कलेक्टर ने कहा आप देख लो सब साफ है। अभी एक तरफ के कब्जे मैंने हटा दिए, दूसरी तरफ के कब्जे और हटने थे।
और कल पटवारी की हड़ताल होने से कलेक्टर और मुझे दोनों को जाना था आयड में वापस, लेकिन मैंने उनको मना किया कि कोई पटवारी नहीं है तो अपने को वस्तुस्थिति कौन बनाएगा। इसी तरह से मेरा प्रयासरत हूँ कि ये अब वो कितना संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये मैं नहीं जानता। अपने मीरा गर्ल्स कॉलेज से ठेठ फतेहपुरा तक एक पुला वाला इस रास्ते को बीच में करेंगे, फतेहपुरा अपने ये सुगड़िया सर्कल से सीधा आप नाथद्वारा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। अब उसमें मुझे जानकारी मिली है कि उसमें से रेलवे ट्रेनिंग के पास जमीन जितनी आवंटित है उससे ज़्यादा है। वो कागज ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो इक्विजेशन करेंगे, देख रहे हैं उसके अंदर 60 फीट रोड या एलिवेटेड रोड में ठेठ यहाँ से पेट्रोल पंप से फतेहपुरा तक। और वो कितना सफल हो पाता है क्योंकि हर कदम पे नेहरू हॉस्टल वाला 15 दिन में चालू करा दूंगा। आज आपने देखा होगा कि 40 MLD पानी 40 लाख लीटर पानी उदयपुर को फिर मिल जाएगा। उधर जैसमन का प्रयासरत है इसलिए, और फूड कोर्ट के अंदर हमने 2-3 जगह पहचान की है। कलेक्टर साहब को कह रखा है भाई इनमें से ढूंढो। UIT को भी कहा कि इसके पीछे बस स्टैंड के पीछे आगे एक 10,000 फीट जगह है। तो अहमदाबाद जयपुर के समकक्ष फूड कोर्ट रात्रि में देर से आने वाले यात्रियों को खाने पीने की सुविधा हो जाए, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो साहब एक बात जानना चाहता हूँ, आपका कार्यकाल है, आपके कार्यकाल में आप क्या मानते हैं उदयपुर शहरवासियों के लिए ऐसा क्या तोहफा सोच रखा आपने जो शहरवासी और बाहर से आने वाले पर्यटक खुश होके जाए कि जो एक शहर विधायक की मंशा होती है मन में कि मेरे कार्यकाल में एक ऐसा काम लोगों को देके जाऊं, आमजन को देके जाऊं कि वो सारा जिंदगी याद रखे, आने वाले लोग भी याद रखे और पर्यटक भी याद रखे। ऐसा है कि जिस दिन मैंने चुनाव लड़ा एक भी वायदा, आप सब लोग मिले होंगे, एक भी बात मैंने कही हो बताओ, बोली नहीं। आप लोगों ने कभी पूछा मुझे, पूछ लिया कि ये आयड करते हुए कई वर्षों हो गए हैं, गंदा नाला बना हुआ है, तो मेरे मन में सहज आया कि मैं उस समय गुजरात था, गांधीनगर जिला मेरे पास था चुनाव का, तो मैंने साबरमती रिवर देखा, मैंने कहा मिनी साबरमती रिवर फ्रंट बनाने का प्रयास करूंगा। अब आगामी समय के अंदर इसके अंदर 4 एनीकट बनेंगे। पहले एनीकट का पानी दूसरे में जाएगा, दूसरे का तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा और ठेठ इंडस्ट्रियल एरिया तक। अभी वृक्षारोपण 1000 पेड़ लग गए, बचे हुए और लगेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा शहर के अंदर अधिक से अधिक टूरिस्ट आवे, यही अपेक्षा रहती है। तो हम कोई वायदे करना न ये पकड़ाना, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, कौन सा ये कि जितनी जनता ने अपेक्षा नहीं की होगी, कल्पना नहीं की, उससे कई गुने काम बिना कहे मैं कर लूंगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया और उसमें लगभग करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए। आम जन की भागीदारी भी रही इसमें, इसको लेकर आप क्या? ऐसा है कि आयड नदी के किनारे 10 फीट ऊंचे पेड़ है, लगभग 5000 पेड़ का टेंडर कर दिया है और नदी के किनारे लग रहे हैं। इधर ये नया जो रास्ता हम खोल रहे हैं ट्राइडेंट वाला, उस पे भी पेड़ लगेंगे और हर समय एक पेड़ माँ के नाम से पार्टी ने भी अभियान चला रखा है। और मेरी व्यक्तिगत जमीन है एक, ज़्यादा दूर नहीं है, यही है 10 किलोमीटर, तो जो गिन के ले आवे उसको 1 लाख रुपये इनाम दो। कितने पेड़ हैं? मेरा अंदाजा 25,000 पेड़ उसमें हरे भरे लगे हुए हैं। हमारा तो लक्ष्य दिन भर यही रहता है कि, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी बात नहीं करता हूँ, 45 साल पहले मैं माउंट आबू गया, तो रात को मैं सोया था और सोए हुए तो उन्होंने मेरे बिस्तर पे कंबल डाली थी, तो और मैंने कहा ये कंबल क्या कर रही है इस गर्मी में जून में? तो उनका था रात को ठंड पड़ेगी भारी और सवेरे गर्म पानी से नहाना पड़ेगा जून में। सत्य घटना बता रहा हूँ। अभी 15 तारीख के दिन में माउंट आबू में था, अब बिना ऐसी सो नहीं सकती हो। ये दोनों प्रकरण मैंने मेरे आंखों से देखे।
यही गोकुंदा के अंदर जसवंतगढ़ में था। और अपने यहाँ उदयपुर में मेरे बच्ची हुई थी पहली, घर में पंखा नहीं था, जरूरत नहीं थी, पंखा नहीं था, मतलब मैं छोटा सा पंखा 150 रुपये में लाया। आज 1 घंटा बिना एसी के नहीं बैठ सकते। ये सारे विश्व के अंदर पर्यावरण जिस तरह से अपना इसका दोहन किया है, प्रकृति का दोहन किया है, उसका दुष्परिणाम है। ये सारे जितने देख रहे हैं, पहाड़ ढह रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, ये सारा तो अपने यहाँ इसका अंतिम विकल्प यही है, पर्यावरण को सुरक्षित करें और उसी की चिंता के अंदर ये सारा काम किया जा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए वर्तमान में एक दूध तले पे एक नई योजना शुरू की, जिसमें बच्चों के लिए वाटर बलून जैसा लाया गया है। नगर निगम ने उसका ठेका भी कर दिया है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को एक नया स्पोर्ट दिया है। आखिर तो कितना फायदा मिलेगा? देखो, पिछले 3 साल के अंदर, 5-7 साल के अंदर आपने देखा होगा, करणी माता के मंदिर से रोप वे बना, वो नीमच माता के वहां से रोप बना, ये बना, अपने नाम भूल गया मैं, जिसको ये टनल बनी है चिरवा की, अपन ये सोचते थे अगर ये दारू का अड्डा बन गया था। अरे जैसे टनल नीचे आई, ऊपर रोड के ऊपर रात को दारू पीने वालों का अड्डा बन गया। आज वो टूरिस्ट पॉइंट बन के फुलवाड़ी बन गया है और वहाँ पर्यटकों को मतलब लाखों की आय होनी चालू की। पुरोहितों का तालाब अच्छा पर्यटक स्थल बन गया है। वो रोड में 80 फीट बनवा रहा हूँ, और उसमें कई खातेदार आ रहे हैं। कहाँ से? सुकेर के वहां से चालू होकर पुरोहितों का तालाब तक 80 फीट रोड बन जाएगी। ऐसे खूब योजना है। ये तो शहर विधायक ताराचंद जी जिन्होंने बताया कि उदयपुर में आने वाले पर्यटकों को कितनी सुविधा मिलेगी। यहाँ आए दिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में नए विकास कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों को एक अच्छी जगह है, और राजस्थान का एक छोटा कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। जो यहाँ जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो अपनी यादें सजोकर इसके साथ में लेके जाते हैं। इसलिए सरकार और विधायक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन कार्य कराए जा रहे हैं। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा। पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले खजूर का नाम सुनते ही सऊदी अरब याद आता था, लेकिन अब बीकानेर और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर खजूर की खेती होने लगी है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 70% तक अनुदान दे रही है। खजूर का एक उन्नत पौधा लगभग 4,500 रुपये का आता है, जिसमें से अधिकांश राशि सरकार वहन करती है। 1 हेक्टेयर खेत में करीब 200 से 250 पौधे लगाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार बड़े पैमाने पर टिश्यू कल्चर उत्पादन की सुविधा दे तो राजस्थान में खजूर की खेती तेजी से फैल सकती है। अपना जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है। ये केंद्र सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ये जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो जो केंद्र सरकार की तरफ से होता है, और हम जो भी अपने जो राज्य सरकार के वैज्ञानिक है उनके साथ भी हम कोलैबोरेशन करते हैं। खजूर तो बहुत इम्पोर्टेंट एक फसल है यहाँ पे। अब आप देखोगे तो लगभग हम 220 मिलियन डॉलर का जो भी है खजूर की और खजूर के उत्पाद हम आयात करते हैं। उसके साथ साथ खजूर के जो ये पौधे भी जो रोपण सामग्री जो कहते हैं वो भी आयात करते हैं। वो बहुत महंगा होता है। अब पूरा भारत में लगभग 22,000 हेक्टेयर खजूर का क्षेत्र है, और उसमें से 18,000 हेक्टेयर गुजरात में ही है, जो राजस्थान से थोड़ा बहुत छोटा है। लेकिन राजस्थान में खजूर के जो क्षेत्र को जो भी है विस्तार करने के लिए बहुत ही स्कोप है, बहुत मौका है। कृषि विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के पास हम खड़े हैं। आज हम खड़े हैं यह बताने के लिए कि पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों खजूर की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर जो किसान खजूर की खेती में आए हैं उनके लिए सरकार अनुदान भी देती है, और उन्हें अच्छी उन्नत किस्म के बीज के साथ पौधे भी दिए जाते हैं। उसमें किसान को
75% तक गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। इस जो खजूर है, ये खजूर की जो खेती हो रही है और इस खेती के पीछे जो प्रयोजन है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, वो ये है कि किसानों को आय किस तरह से बढ़े और किस तरह से वो प्रगति के पथ पर चलें। लेकिन यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि जिस खेती के आसान समझा जा रहा है, जिससे लाखों रुपए का लाभ कमाया जा रहा है, वो काम इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। आज हम जिस प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में खड़े हैं, यहाँ पर जो खजूर के लिए उन्नत किस्में तैयार की जाती है, उन किस्मों को भी तैयार करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, करीब 5-5 साल तक इंतज़ार करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें एक अच्छा परिणाम मिलता है। और इस परिणाम का इसका जो परिणाम मिलता है, इसका परिणाम ये होता है कि किसान को वही पौधा उपलब्ध होता है जो 100% उन्हें खेती योग्य खजूर देगा ही देगा, और वह भी अच्छी क्वालिटी का। इसके लिए यहाँ पर ये जो अनुसंधान है, इसमें वैज्ञानिक बड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद में यहाँ पर बड़ी सावधानी पूर्वक पौधों का विकास किया जाता है एक टिश्यू कल्चर के माध्यम से। टिश्यू कल्चर एक ऐसा माध्यम है जिससे एक पौधे से जो नर और मादा को लेकर उन्हें एक इस तरह से बीज तैयार किया जाता है जो एक तो खेती को भी बढ़ाता है, एक समय की लागत को कम करता है और एक उत्पादन ज़्यादा देता है। तो इस तरह से जो यहाँ प्रयोग किया जा रहा है वो कृषि विश्वविद्यालय में ये केंद्र और राज्य सरकार की एक बड़ी मेहनत का परिणाम है, जिसका सुफल इन दिनों किसानों को देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपने अनुदान की राशि को बढ़ाते हुए किसानों के लिए यहाँ पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई है खजूर की खेती के लिए, और इससे किसान अब लाभान्वित भी हो रहे हैं। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उचित समाधान का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई के बाद समर्थकों ने मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल का मालाएं पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया। देखिए, मैं इस मत का हूं कि सभी लोगों के सहयोग से कोई काम होता है, एक आदमी के सहयोग से कुछ नहीं होता है। इवन पार्षद का भी सहयोग मैं तो सहयोगी मानता हूँ, जिन्होंने भी सुझाव दिया वंदे भारत का। मुझे किसी ने, मैं तो ट्रेडर एसोसिएशन में गया हुआ था, आप थे वहाँ, आया नहीं था कि डिमांड, तो मैं तो ट्रेडर एसोसिएशन को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने डिमांड दी उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ के जो विधायकों ने डिमांड दी उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तो सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं ऐसी मत का हूँ कि सबको ही धन्यवाद मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विकास को नई दिशा देने के प्रयासों में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बालोतरा के पचपदरा स्थित रिफाइनरी का अवलोकन किया। उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में श्री हरदीप पुरी ने कहा, यह रिफाइनरी राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सभी हिस्सेदारी संबंधी मुद्दे सुलझा दिए गए हैं। जल्द ही राजस्थान को इस रिफाइनरी की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी शुरू होने से राजस्थान में विकास को गति मिलेगी और हजारों रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। एक बहुत राजस्थान के लिए, देश के लिए ये बहुत एक इकोनॉमिक फैक्टर्स सब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हम करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। और ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इम्तिहान के अंदर जाने से पहले नहीं जवाब देता, पहले देख लें वहाँ पे क्या है। पर मुझे उम्मीद है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, कि अब हम फाइनल स्टेज पे अब मैं पिछली बार भी आया था। देखिए, रिफाइनरी बहुत बड़ी होती है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सबका काम करना था। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर से दोनों ही बालोतरा के पचपदरा जाएंगे। वहां पर दोनों ही बालोतरा के पचपदरा गए, वहां पर रिफाइनरी का अवलोकन करेंगे और रिफाइनरी जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जो अड़चनें हैं उनको दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से जोधपुर पहुंचे और जोधपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बालोतरा के पचपदरा के लिए रवाना हुए। तो वहीं
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली से जोधपुर पहुंचे और बाई रोड वो पचपदरा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि पचपदरा में रिफाइनरी को लेकर अंतिम दौर में कार्य चल रहा है और इसी को लेकर दोनों अवलोकन करेंगे और रिफाइनरी जल्द से जल्द शुरू हो, इसको लेकर के जो भी अड़चने हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक फैक्टर से भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रिफाइनरी शुरू होने से राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार विकास को लेकर काम कर रहे हैं, राजस्थान विकास की ओर आगे बढ़े इसको लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज जो रिफाइनरी को लेकर दोनों ही मंत्री और मुख्यमंत्री वहां एक बैठक भी करेंगे और बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुणे जोधपुर होते हुए जयपुर निकल जाएंगे। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी जोधपुर पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि राजस्थान के लिए ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आ रहे हैं और हम आज वहां जाकर देखेंगे कि किस तरह के परिस्थितियां हैं और इसे अलग अलग कंपोनेंट है जिसे देखना आवश्यक है। इसलिए पहले मैं वहां जाऊंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये भी कहा कि हमने सभी समस्याओं को सॉल्व कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार की साझेदारी को लेकर अभी कोई विवाद नहीं है, सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों रिफाइनरी का अवलोकन करेंगे और जल्द से जल्द राजस्थान वासियों को रिफाइनरी को लेकर सौगात मिलेगी। साथ ही रिफाइनरी शुरू होने से रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। सुजिश टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आमेर महल और फोर्ट क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रामबाग क्षेत्र में ढही हुई दीवार का निरीक्षण किया और मौके पर अधिकारियों से चर्चा की। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि आमेर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार सामने आती है। इसके समाधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को महल तक पहुंचने में दिक्कत न हो। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, अभी मैंने विजिट किया तो यहाँ ट्रैफिक की भी है और भी जो समस्याएं हैं और प्रॉपर यूज़ हो जितनी भी स्पेसेस हैं उसके बारे में भी चर्चा की। और एक हम लोग सेफ्टी ऑडिट भी कराने जा रहे हैं सारे ही हमारे मॉन्यूमेंट्स का। उसके अलावा भी और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, अभी बहुत जल्दी टूरिस्ट सीज़न शुरू होने वाला है तो उसको देखते हुए क्या क्या है जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। बाकी शासकीय में जो पैसा आया है उसका भी उसकी क्या स्थिति है, उसका काम कब तक शुरू होगा, उसकी भी चर्चा की। नया हम लोग एक मास्टर प्लान भी बना रहे हैं यहाँ का, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। नाइट टूरिज्म को भी और बढ़ाने के लिए यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी क्या क्या हो सकती है उस पर भी चर्चा की। वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर आमजन को इनके संरक्षण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाए और विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय रखा जाए। श्री शर्मा ने कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने जिले को मिले 15 लाख पौधारोपण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि लगाए गए पौधों के संरक्षण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, मृत पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाएं और शिक्षा विभाग विशेष प्रयास कर डेटा पोर्टल पर अपडेट करें। देखिए, मुख्य रूप से आज वन पर्यावरण को लेकर के समीक्षा बैठक की थी। जो बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई उनके क्या इम्प्लीमेंटेशन है, साथ ही साथ जो हरियालो राजस्थान अभियान चल रहा है उसमें कितना लक्ष्य था, कितना पौधारोपण हुआ और उसके संरक्षण के लिए विभाग द्वारा क्या कार्य किया गया। अलग अलग योजनाओं के तहत पौधारोपण हुआ है, शिक्षा विभाग के द्वारा भी किया गया है, पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा जो संबंधित उद्योगपतियों को लक्ष्य दिया गया था उस पर भी हुआ है। सब पे बड़े विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ कुछ समस्या कचरे के निस्तारण को लेकर के थी, जो बहरोड नगर
परिषद है या विराट, उनके अलग अलग उसके बारे में बात आई। कुछ उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट फेंका जा रहा, मतलब फैलाया जा रहा, जिससे किसान की भूमि दूषित हो रही थी, प्रदूषित हो रही थी, उसके बारे में चर्चा हुई। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ माइंस ओनर्स द्वारा क्रैशर लगाए गए हैं और उन माइंस के कारण हमारे ग्रामवासी भी परेशान हैं, उनके मकानों में दरारें आई हैं और वो जो क्रैशर हैं वो पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। इस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने के लिए। खेतड़ी क्षेत्र में बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार और उल्टी दस्त जैसी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। नमी और गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। राजकीय उपजिला अजित अस्पताल में रोजाना 750 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि सीएससी और पीएससी में करीब 100 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर मरीज वायरल बुखार और उल्टी दस्त की समस्या लेकर अस्पताल आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर सर्वे, लार्वा नष्ट करने और जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू और वायरल बुखार के मरीज आने लगे हैं। अस्पताल में इलाज और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजकीय जिला अस्पताल खेतड़ी में ओपीडी समय के बीच में वार्डों का निरीक्षण किया गया, जिसमें साफ सफाई का और वार्ड में भर्ती मरीजों से उनको मिलने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी मिली तथा अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मद्देनजर रखते हुए अस्पताल में पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध हैं तथा पर्याप्त जाँचें उपलब्ध हैं और माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे एक डायलिसिस मशीन है जो कि हमारे कंटिन्यूस रनिंग में है तथा मैं खेतड़ी क्षेत्र की आम जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि जिसके भी जो डायलिसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है उन्हें जुनून नियम का थाना जाने की आवश्यकता नहीं है, तो खेतड़ी हॉस्पिटल आके अपनी डायलिसिस करवा सकते हैं। जोधपुर में भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लाल सागर में स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया। इस अकादमी में सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे भारतीय सेना में योगदान दे सकें। अकादमी का निर्माण भामाशाहों के सहयोग से हुआ है और आर्थिक सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस अकादमी के माध्यम से युवाओं का चयन और प्रशिक्षण कर उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप लक्ष्मणगढ़ कस्बे को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त बनाने के लिए नगरपालिका ने अहम कदम उठाए हैं। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री नवनीत कुमावत ने बताया कि मुख्य बाजारों में 10 स्थानों पर मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें 5 रुपये डालने पर एक कपड़े का बैग मिलता है। आमजन इससे अपने खरीदे हुए सामान को आसानी से ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक मशीन की लागत लगभग 52,000 रुपये है और मशीनों के माध्यम से नगरवासियों में जागरूकता बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है। श्री कुमावत ने आशा व्यक्त की कि इन प्रयासों से जल्द ही लक्ष्मणगढ़ कस्बा पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बन जाएगा। शहर में पॉलीथीन को रोकथाम के लिए पालिका के द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर कैरी बैग के लिए मशीनों की आदि लगाई गई है, जिनके माध्यम से आम सामान्य व्यक्ति कॉइन डालकर एक थैला निकाल सकता है और उस थैले का अपने घर कार्य के लिए उपयोग कर सकता है। इस कार्य हेतु पालिका के द्वारा 10 मशीनें क्रय करके शहर के विभिन्न व्यस्ततम जगहों पर, जिनमें मुरली मनोहर मंदिर, डाकड़िया मंदिर, चौपड़ बाजार, घंटाघर, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड आदि कई स्थानों पर लगाई गई है। इसकी लागत क्या है? उक्त मशीनों में एक मशीन की लागत 82,000 रुपये के लगभग है, जिसका रख रखाव भी संवेदक के द्वारा ही किया जा रहा है। कितनी मशीनें लगी हुई है? 10 मशीनें लगाई है पालिका के द्वारा। इससे पॉलीथीन कैरी बैग पे फर्क पड़ा है? इससे पॉलीथीन कैरी बैग में कुछ हद तक रुकावट हुई है, लेकिन अभी भी आमजन को और जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि लक्ष्मणगढ़ कस्बा जल्दी पॉलीथीन मुक्त कस्बा बन जाए। बाबा रामदेव मेले के अवसर पर दूज के दिन तीर्थ नगरी पुष्कर श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। सुबह से ही हजारों भक्त पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। सरकारी अस्पताल के सामने लगाए गए विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। पंजाब समेत अन्य राज्यों से आए भक्त बाबा रामदेव के भजनों पर झूमते नजर आए, जिससे मेले का माहौल भक्तिमय बन गया।
प्रशासन ने भीड़ और यातायात को देखते हुए सुरक्षा व ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए। स्थानीय निवासी श्री मुकेश देवड़ा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सराहना की, जिन्होंने मंदिर तक पैदल यात्रा कर दर्शन किए और धार्मिक स्थलों के प्रचार प्रसार का संदेश दिया। मेले में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दिया और पुष्कर शहर पूरी तरह आस्था के रंग में रंगा नजर आया। राजस्थान सरकार और IIFL फाउंडेशन के बीच बालिकाओं के सरकारी विद्यालयों के विकास और छात्राओं के उत्थान के लिए MOU हुआ है। इसके तहत फाउंडेशन ने 102 स्कूलों को चुना है। इसी क्रम में बड़गांव बालिका विद्यालय को 12 कंप्यूटर भेंट किए गए और 3 नए कक्षों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। उद्घाटन और नींव पूजन फाउंडेशन के निदेशक मधु जैन और जिला प्रमुख ममता कुंवर ने किया। विद्यालय की प्रिंसिपल नेहा कुदाल ने बताया कि निर्माणाधीन कमरे बालिकाओं की पढ़ाई के लिए बनाए जा रहे हैं। मधु जैन ने बताया कि फाउंडेशन लगातार चयनित स्कूलों में कक्षा कक्ष, कंप्यूटर लैब, कमरे और टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में 102 विद्यालयों में यह कार्य जारी है। जिला प्रमुख ममता कुंवर और अन्य अतिथियों ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए बालिकाओं के विकास के लिए किए गए कामों के लिए धन्यवाद किया। तो IIFL फाउंडेशन जो है वो एक सामाजिक संस्था है जो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। तो हमारा जो फोकस एरिया है वो है नारी सशक्तिकरण। तो हमारा ये मानना है कि नारी सशक्त तभी हो सकती है जब वो शिक्षित हो। तो IIFL जो है वो बालिकाओं की शिक्षा पर कार्य कर रहा है, वही हमारा फोकस एरिया है। और हमारी तरफ से जो है 600 गांव के अंदर 600 कम्युनिटी स्कूल खोले गए हैं जहाँ पर कि बालिकाओं को साक्षर बनाने का कार्य किया जा रहा है। और एक बार जब बालिकाएं पढ़ना सीख जाती है, लिखना सीख जाती है, तो हम उनको पास के गवर्नमेंट स्कूल में जोड़ने की कोशिश करते हैं और वापस वो ड्रॉप आउट ना हो जाए, उसको भी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। तो शिक्षा से संबंधित जो है लास्ट ईयर हमारा राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ। उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही है। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि IIFL फाउंडेशन द्वारा इस विद्यालय में 3 कमरों का हमने शिलान्यास किया है और एक लैब का उद्घाटन किया है। तो मैं ये मैडम है IIFL के मधु जी मैडम, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपके माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आज आपके माध्यम से जो दान दिया गया है वो हमारे जो विद्यार्थी है उनका जीवन इससे एक नई दिशा में जाएगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारा देश का बच्चा आगे जाए, इसके हमारे जो स्कूल के माध्यम से वो जा पाएगा। और जो लैब की सुविधाएं आपके माध्यम से दी गई है, इससे जो हमारे बच्चे जो टेक्निकल क्षेत्र में जो आगे जाएंगे, जैसे RSCIT कोर्स के माध्यम से भी जो हमारे देश के युवा हैं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। आप लोगों और CSR फंड द्वारा भी हमारे विद्यालय में काम होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में देश और प्रदेश में शिक्षा को लेकर नवाचार किया जा रहा है। अभी हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका बड़गांव में, जहां IIFL फाउंडेशन की ओर से ICT लैब का शुभारंभ किया गया है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर IICC के गणमान्य अतिथि आए और उन्होंने इस लैब का शुभारंभ किया है। हमारे आप देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं, जहाँ स्कूल में आने वाले बालिकाओं को शिक्षा जगत में नवाचार करते हुए कंप्यूटर के माध्यम से इन्हें पढ़ाया जाएगा और एक नवाचार देखने को मिलेगा। सर, क्या नाम है और किस तरह का नवाचार किया? भुवनेश व्यास, पंचायत समिति सदस्य बड़गांव। आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे बड़गांव के लिए कि बड़गांव बालिका स्कूल में IIFL संस्थान द्वारा या कंप्यूटर लैब लगाई गई है। 3 कमरों की नींव का मुहूर्त हुआ है और बाउंड्री वॉल के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज हमारे बहुत महंगे मेहमान यहाँ सभी पधारे हैं। जिला प्रमुख मैडम भी आए, प्रधान मैडम भी आए, उप प्रधान साहब भी आए हैं, सभी गांव के वरिष्ठ लोग भी आए और स्कूल प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम कराया और विशेष धन्यवाद IIFL फाउंडेशन को, जिन्होंने हमारी बच्चों की समस्या की तरफ ध्यान दिया और 3 कमरे और लैब और बाउंड्री वॉल की घोषणा करके काम चालू कराया। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आज इसका जमी पूजन और कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। हमारे साथ में एक सर और जिनसे हम बात करेंगे कि शिक्षा के सरपंच साहब है, जिनसे हम बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है, जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर जो शिक्षा होती है उससे कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलता है।
क्या देखते हैं आप, ये नवाचार कितना फायदेमंद होगा यहाँ के बालिकाओं के लिए? मैं IIFL फाउंडेशन को ग्राम पंचायत बड़गांव में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 कमरे देने और बाउंड्री वॉल और कंप्यूटर लैब देने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। इससे हमारे बालिकाएं बहुत मोटिवेट होगी और समस्त स्टाफ बालिका विद्यालय का भी बहुत बहुत जो नेहा मैडम प्रिंसिपल जो लगातार इनके संपर्क में रहे और इन्होंने हमारी बात सुनी। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत प्रशासक संजय शर्मा, संपूर्ण पंचायत की तरफ से, समस्त स्कूल की तरफ से IIFL फाउंडेशन को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, क्लास में आने वाले बच्चों को शिक्षा मिले, उन्नति हो, देश का विकास हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं। और हमारे साथ में बड़गांव उप प्रधान है जिनसे हम बात करेंगे, प्रताप सिंह जी राठौड़। सर, क्या ये नवाचार, जो कंप्यूटर, जो एक नवाचार देखने को मिलता है और सरकारी स्कूलों में इस तरह की कुछ कम स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम होता है और आज यहाँ बालिकाओं के लिए कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया, कितना उत्थान होगा बालिकाओं के लिए और नया कुछ सीखने को किस तरह मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं IIFL फाउंडेशन जो है उसकी डायरेक्टर मधु मैडम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो 2 कुलों को तारने वाली दुहिता होती है, जो बालिकाएं होती है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अपने कदम जो है वो इस ओर उन्होंने बढ़ाए हैं। आज कह सकते हैं कि सौगात, क्योंकि बाबा रामदेव की जयंती है, 12वीं बीज है आज, और इस अवसर पर उन्होंने हमको दी है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो बालिकाएं हैं उनको इसका फायदा जो है वो मिलेगा। कंप्यूटर पर बालिकाएं काम कर पाएगी। साथ ही 3 कमरे, एक महती आवश्यकता है। हम लगातार देखते हैं कि सरकारी जो विद्यालय होते हैं उनकी स्थिति काफी नाजुक दयनीय होती है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो भामाशाएं होते हैं, इन्होंने अपने CSR फंड से जो ये पैसा दिया है उसके लिए अपन उनका शुक्रगुजार जो है मैं हूँ। और साथ ही ये लोग महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि ये अपने CSR का पैसा दे रहे हैं, महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके लिए इन्होंने बालिकाओं का विद्यालय जो है वो चुना है। भगवान उनके जो सद संकल्प हैं जो IIFL के बालिकाओं के विकास के लिए, उसको गति जो है वो प्रदान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि भामाशाह का जिक्र होता है जब भी कोई दानदाता होता है, तो भामाशाह इसलिए पूजनीय नहीं है कि उन्होंने अपना धन का अर्जन जो है वो अच्छे कार्य से किया। वो पूजनीय इसलिए है कि उन्होंने उस जो धन का अर्जन किया, जो पैसा उन्होंने कमाया, अपने जीवन भर की पूंजी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले उस वीर योद्धा महाराणा प्रताप को दी, जिसको उसकी उस समय बहुत आवश्यकता थी। तो ऐसे भामाशाहों की वजह से ही ये कार्य हो सकते हैं। और IIFL जिसने फाइनेंस के क्षेत्र में लगातार झंडे गाड़े हैं, 102 स्कूलों में उनका कार्य चल रहा है लगातार। वो कक्षा कक्ष कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर लैब और इसके अलावा दूसरे कई कार्य, स्टेशनरी वितरण, ऐसा बहुत सारे कार्य जो है वो इसमें करते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस अवसर पर प्रेषित करता हूं। और साथ ही कहना चाहता हूं कि एक हाथ से जो कर्म हम लोग करते हैं वो दूसरे हाथ को भी सफलता से जो है वो भर देता है। तो मैं आज के इस अवसर पर जो प्रिंसिपल मैडम है बालिका स्कूल बड़गांव की, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई आज के इस दिन करता हूं, क्योंकि एक बड़ी सौगात उनके स्कूल को मिली है। प्रताप जी, कहीं न कहीं सरकार हर काम को नहीं कर पाती, आमजन की और भामाशाहों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। जो दूसरे भी भामाशाह हैं, इस समय आज एक लैब का उद्घाटन हुआ, दूसरे भामाशाहों को आप क्या कहना चाहते हैं जी, जहाँ अपने गांव में, जहाँ अपने क्षेत्र में जर्जर स्कूल हो या किसी चीज की सरकारी स्कूल में या किसी ऑफिस में जरूरत हो, तो उन भामाशाहों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा का जो मंदिर होता है वहीं से जो मनुष्यता के बीज हैं, जो राष्ट्रीयता का बीज है, जो संवेदनशीलता का बीज है, वो जो नौनियाल पढ़ते हैं उनके अंदर जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार की हमेशा कवायद रहती है। और साथ ही में आज के इस दिन, क्योंकि जो दूसरे जो लोग हैं, जो भी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ का जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि जैसा भी संभव हो सके अपने आसपास के जिस तरह के सरकारी विद्यालय हैं उनमें जरूर जाकर, चाहे स्टेशनरी वितरण करें या कोई भी काम अपने लेवल पर अगर कर सके तो निश्चित रूप से सभी लोगों को करना चाहिए, ये हमारा आह्वान है। साथ ही सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि इनकी जो फाउंडेशन है, क्योंकि इनकी फाउंडेशन में अभी से ही अगर ये बीज नहीं डलेगा, इन बच्चों के पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, तो आने वाले समय में जिनके ऊपर इस देश का भविष्य टिका हुआ है, उन बच्चों को अगर हम अभी से तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें आएगी। तो मैं ये काम हम सभी का है, सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। हमको हमारे स्तर पर भी जो यथासंभव प्रयास है वो इसमें करने पड़ेंगे, तब जाकर जो ये भावी पीढ़ी जो कल जाकर हो सकता है कि लाल किले की प्राचीर से जाकर अपना इंटरव्यू दे, लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दे, हो सकता है कल कोई IAS बने, कोई IFS बने, कोई RPS बने। तो ये जो बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला पिछले 40 वर्षों से हम देखते हैं, आज जो इस देश को चला रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो सरकारी विद्यालयों का है। तो सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा जो है वो सुधरे, तो इस तरह के जो IIFL जैसे जो फाउंडेशन है उनकी महती आवश्यकता है और उनको भी आगे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं जो हमारे देश की भविष्य की बुनियाद है, ये अपने सपने संजो कर इनके पेरेंट्स जब यहाँ पर भेजते हैं तो वो सपने इनकी खुली आंखों से जो है वो पूरे हो, ये मेरी शुभकामना है।
तो बिल्कुल भामाशाह और सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि जब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाएंगे तो जरूर बच्चों का विकास होगा। हमारे पास साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैम है जिनसे हम बात करेंगे। आज फाउंडेशन की ओर से कितने कंप्यूटर और किस तरह का प्रोग्राम किया गया? IIFL फाउंडेशन की ओर से स्थानीय विद्यालय को ऑफिशियली गोद लिया गया है, जिसके तहत 12 कंप्यूटर, इसके अलावा एक स्मार्ट टीवी विद्यालय को दिए गए हैं। 3 कमरे बनाने का स्वीकृत किया है, जिसका शिलान्यास किया गया है। और सिचुएशन ये है, चूंकि बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है हमारे इधर भी, 70% बालिकाएं हैं जो ST बेल्ट से बिलोंग करती है, तो उनके लिए ये कंप्यूटर हमेशा एक कौतूहल का विषय रहा है। जबकि सरकार की ओर से RSCIT की अनिवार्यता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए, तो अगर 12वीं में 90% भी किसी बालिका के आ रहे हैं तो वो परीक्षा में नहीं बैठ सकती क्योंकि कंप्यूटर नहीं आता है। तो आज की एक आधुनिक युग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये कंप्यूटर शिक्षा। तो हार्दिक हृदय के अनंत गहराइयों से मेरा आभार है IIFL फाउंडेशन को कि स्थानीय विद्यालय को उन्होंने चुना। और साथ ही चूंकि बालिका विद्यालय है तो सुरक्षा यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो 4 दीवारी का काम भी IIFL ने उठाया है, जिसमें चारों ओर की 4 दीवारी को ऊंचा किया जाएगा। समस्त स्टाफ की ओर से, बालिकाओं की ओर से और विद्यालय की ओर से मैं IIFL फाउंडेशन का हृदय से आभार तो बिल्कुल मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई IIFL फाउंडेशन की ओर से ये सारे सिस्टम लगाए गए हैं। क्लास में आने वाले बच्चों को कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में एक छोटा सा चित्रण करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर में किस तरह के प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, UPS, मिनी सप्लाई, इस तरह के छोटे छोटे जो कलाकृति है इसके माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। कहीं न कहीं आने वाले समय में ये जो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ लगाए गए हैं, इनसे बच्चे पढ़ेगी, लिखेगी और देश का नाम रोशन करेगी। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर सरोवर घाटों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत घाटों की मरम्मत, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। पुष्कर सरोवर लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र है, इसलिए इस कदम से धार्मिक और पर्यटन महत्व मजबूत होगा। मंत्री श्री सुरेश रावत ने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद तीर्थयात्रियों को घाटों पर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही यह स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इस प्रयास से पुष्कर की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को विरासत स्वरूप सौंपा जा सकेगा। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में बच्चों के लिए PICU वार्ड शुरू होने से गंभीर रूप से बीमार शिशुओं और बच्चों के इलाज में बड़ी राहत मिली है। पहले गंभीर बच्चों को अजमेर या जयपुर भेजना पड़ता था, जिससे समय पर इलाज न मिलने पर जान जाने का खतरा रहता था। अब यह वार्ड स्थानीय इलाज की सुविधा प्रदान करता है, जिससे समय और खर्च दोनों बचते हैं। बीमार बच्चों के परिजनों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस वार्ड ने कई शिशुओं को नया जीवन दिया है। बच्चे को लेके आई थी, उसके सांस में प्रॉब्लम थी और यहाँ पे केकड़ी के अंदर बहुत अच्छा इलाज हो रहा था ना, हमें अजमेर जाना नहीं पड़ा ना। कभी तो बच्चे यहाँ खत्म हो जाते थे, अजमेर जा ही नहीं पाते थे और यहाँ सब सुविधा मिलती है। अभी यहाँ पर अपने अप्रैल 2025 से पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर शुरू हुआ है। ये इस सेक्टर का पहला बच्चों का गहन चिकित्सा इकाई है। ऐसा अभी आसपास से कहीं नहीं है, जैसे मालपुरा, तिंगली, सापड़ा, यहाँ के बच्चे भी अपने यहाँ पे आ रहे हैं और हम अपने यहाँ पे वेंटिलेटर सुविधा भी है ताकि हम सीरियस बच्चों को बार बार अजमेर या जयपुर नहीं जाना पड़ रहा है। इसका अपन सफल इलाज यहाँ पे कर पा रहे हैं। रात को मेरा बच्चा बहुत सीरियस था, रात को 11 बजे आया था मैं यहाँ पर और अच्छा ट्रीटमेंट मिला था हमारे को। और पहले अजमेर जाना पड़ता था, लेकिन अजमेर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन गया और डॉक्टर लोगों की अच्छी टीम है यहाँ पर, बहुत अच्छा। मेरा बच्चा अभी ठीक है। डॉक्टर सविता मौर्य, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट शिशु रोग विशेषज्ञ। मैं वैसे तो ओवरऑल इंचार्ज हूँ, HOD उस डिपार्टमेंट की, PICU की इंचार्ज मैं हूँ। यहाँ पे 8 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2025 को। तब से हमने करीब 300 एडमिशन्स कर चुके हैं और सब इलाज हो रहा है यहाँ पे, जैसे निमोनिया, डायरिया, वोमिटिंग और डिस्ट्रेस का और कन्वर्जेंस के पेशेंट, सारे एवरी मतलब डिजीज़ का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। और रेफर रेट तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है, पेशेंट भी सेटिस्फाई है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, स्टाफ और डॉक्टर्स। हम 5 यहाँ पे पीडियाट्रिशियंस हैं, हमारे 2 रेजिडेंट पर ईयर यहाँ पे आते हैं, तो हमें
4 रेजिडेंट मिल रहे हैं सब। बहरौड़ कोतवाली थाना परिसर में थाना अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और ट्रकों के संचालन को व्यवस्थित करना है। मीटिंग में ट्रक यूनियन अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न यादव और जिले के प्रमुख ट्रांसपोर्टर्स मौजूद रहे। मीटिंग में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपने चालकों को नियमों की जानकारी देने और उनका पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात सुचारू रहेगा। पुलिस ने आईजी के आदेश के तहत 5 सितंबर तक ट्रांसपोर्टर्स और चालकों को समझाइश देने का समय दिया। 5 सितंबर के बाद नियम तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और चालान की चेतावनी दी गई। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।